Hello students, today we are going to start our chapter Life Process. I'm here Muskan, going to teach you the science as you have known into the introduction video also. So we will start with the bio, life process and only on the channel Science Fair. एंड अगर आपको अच्छे से समझ आ रही हैं वीडियोस तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहले बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस और जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पे हम सबसे पहले सारी के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से कवर करेंगे, 1 शॉट और 2 शॉट्स में अच्छे से डिटेल में ही कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल cover the chapters from the book Cordova. Every part of the chapter, life process, nutrition, respiration, excretion, you will get in detail from the book Cordova also, as well as from the NCERT also. So here life process means प्रक्रिया, अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं, which are needed to maintain the life. तो हमें यहाँ पे चैप्टर का नाम समझ आया, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, अलग अलग प्रक्रियाएं चाहिए किसके लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वही क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो इस तरह से हम समझेंगे जैसे कि लाइफ प्रोसेस, ये जो प्रक्रियाएं चाहिए लाइफ को मेंटेन करने के लिए वही लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है। इफ वी सी डॉग रनिंग, हम देखते हैं डॉग भाग रही है, काउ चू कर रही है मतलब चबा रही है खाने को, और ह्यूमन बींग्स चिल्ला रही हैं स्ट्रीट पर, तो हमें लगता है कि वो सब लिविंग है क्योंकि ये सब एक्टिविटीज वो कर रही हैं। अगर वो सोए हुए हैं तो इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, हमें फिर भी पता है वो लिविंग है। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द स्लीपिंग प्रोसेस ऑल्सो दे आर अलाइव बिकॉज दे ब्रीथ, वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो तभी भी अलाइव हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, हम प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो अलाइव नहीं है, क्या वो जिंदा नहीं है? नहीं, वो भी अलाइव हैं। जैसे कि उनमें भी बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं जिससे हमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग हैं। जैसे कि व्हाट अबाउट प्लांट्स, हाउ डू वी से दैट दे आर अलाइव, वी सी देम ग्रीन, हमें पता है वो कैसे कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। सम ऑफ अस विल से बट व्हाट अबाउट प्लांट्स हैव द लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, कुछ लीव्स के पास तो ग्रीन से अलग कलर भी होता है, तो क्या वो लिविंग नहीं होती है? नहीं, वो भी लिविंग होती है। दे ग्रो ओवर टाइम, वो टाइम के साथ क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव। तो इन सभी फैक्टर से हमें पता चलता है कि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। Some will say, in other words, we say that tend to think some of the movement, एक मूवमेंट भी एविडेंस की तरह काम करता है कि ये बॉडी लिविंग है, ये बॉडी नॉन लिविंग है। जैसे कि एनिमल्स में होल बॉडी मूवमेंट देखने को मिलता है, पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकती है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। वहीं पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मूवमेंट होती है, उनमें भी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। उनमें होलसम मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, बट उसमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। इस तरह से हमारे पास काफी सारे कॉमन एविडेंस है, हम कह सकते हैं कि ये बॉडी लिविंग है और ये बॉडी लिविंग नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई है कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। अगर ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी वो बॉडी क्या कहलाएगी, लिविंग ही कहलाएगी, क्योंकि उसमें जो लाइफ प्रोसेस है वो गोइंग ऑन है, उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उस बॉडी को अच्छे से स्मूथली रन करवाने के लिए। ठीक है, दीज आर अबाउट लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे कुछ लाइफ प्रोसेस को आपको इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रीफली बताया गया है, उसके बाद आपको डिस्क्राइब किया गया अच्छे से डिटेल में। जैसे कि सबसे पहले बताया गया, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस को मेंटेन कराने के लिए क्या चाहिए होगी, हमारे पास एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी कैसे मिलेगी, आउटसाइड सोर्स से मिलेगी। आउटसाइड सोर्स क्या होगा, वो फूड। क्या होगा आउटसाइड सोर्स, विल बी फूड। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से फूड लेंगे, कहाँ पे लेंगे, इनसाइड ऑफ द बॉडी फूड लेंगे और उसी से फिर हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रिशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये प्रक्रिया, न्यूट्रिशन। तो इस तरह से सबसे पहला लाइफ प्रोसेस आपको ब्रीफली बताया गया, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पर about the exchange of gases. Very important question, repeated question in the HBSC board. बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये HBSC बोर्ड में कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जितना भी एक्सचेंज ऑफ कैसे होता है एंटायर सरफेस से, उनके बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। बट जैसे हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, उनमें सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उनके सारे ऑर्गन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के साथ नहीं है,
उनका बॉडी साइज क्या है, लार्ज है, बॉडी डिजाइन क्या है उनका, कॉम्प्लेक्स है। तो इस वजह से मल्टीसेलर में सिर्फ डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हाउएवर हम आगे पढ़े तो अगला प्रोसेस हमें बताया गया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल ब्रीदिंग कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम हम दे सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में तो जस्ट बाय बॉडी सरफेस होगी, मल्टीसेलर में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे कि फूड और ऑक्सीजन है, आ तो गया बॉडी के अंदर, अब ये जो फूड और ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा हमारे पास, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो वेस्ट हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो उस वेस्ट को रिलीज आउट करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्टली इंडेक्स क्वेश्चंस, ये सारे आपको साथ साथ ही कवर करने हैं। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। आज हम कवर करेंगे साथ साथ ही न्यूट्रिशन। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स को फूड कैसे मिलता है, तो लिविंग थिंग्स को कैसे फूड मिलता है। तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी मटेरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग वेज में इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन उनको बाहर से मिलेगा बट कैसे मिलेगा, ठीक है, फूड उनको बाहर से मिलेगा बट कैसे मिलेगा। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बट फिर भी वो बाहर से क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है उनके लिए, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल रहेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्लांट्स लेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन। जैसे कि जो अदर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो बाहर से ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे और वो जो सब्सटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, फिर धीरे धीरे उसे क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड अप, तो जाके उसका यूज कर सके, सिंपल सब्सटेंस में होगा तभी हम उसका क्या कर सकेंगे, यूज करेंगे फॉर द एनर्जी पर्पस। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको क्या बताया गया कि ये जो मटेरियल्स हैं वो क्या उन्होंने लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे। ठीक है, और क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। साफ साफ आपको बताया गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि सनलाइट की मदद से ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स का इसलिए यूटिलाइज किया जाएगा ताकि उन्हें एनर्जी मिले अलग अलग प्रोसेस के लिए। बट क्या होता है कि सारा कार्बोहाइड्रेट तो यूटिलाइज नहीं हो जाएगा, कुछ तो बचेगा भी, तो वो जो स्टोर हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वहीं पे एनिमल्स में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये आपको स्टोरेज फॉर्म्स जो कार्बोहाइड्रेट की है एनिमल्स और प्लांट्स में वो याद रखनी है। ठीक है, ये यहाँ से एमसीक्यू जरूर बनता है आपका। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के कुछ इवेंट्स बताए गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द 2 मार्क्स इन द एचबीएससी एज वेल एज सीबीएसई। ये डायग्राम देखने हैं आपको, सारे डायग्राम्स अच्छे से कवर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। उस लाइट एनर्जी का यूज करेंगे हम वाटर के ब्रेकडाउन के लिए। हमने यहाँ पे लिया ये वाटर, इसका ब्रेकडाउन हो गया सनलाइट की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ऑक्सीजन गैस तो रिलीज आउट हो जाएगी, जो हाइड्रोजन एटम्स है उसका यूज किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन का यूज करेंगे और किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम, ग्लूकोज में। तो इस तरह से हमारे पास इन 3 स्टेप्स में हमारे पास क्या बनेगी, फोटोसिंथेसिस होगी और कार्बोहाइड्रेट बनेगी इन द प्लांट्स। और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है कि लीफ है, लीफ के जो ग्रीन सरफेस होता है उसे लैमिना कहा जाता है। बीच में जो बड़ी वेन होती है जिसके द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या कहलाती है, मिडरिम कहलाती है। और जो वेन है उसी में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है जिसके द्वारा वाटर आता है। और यहाँ पे आपको उसके सेल्स बताए गए हैं कि ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। लोअर लेयर में ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के आसपास वाले सेल्स को गार्ड सेल्स कहा जाता है। और यहाँ पे सेल्स हैं पैरासाइट पैरेन्काइमा, तो इसमें इन्हीं सेल्स में क्या पाया जाता है, सेल्स में आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे बताया गया कि वेरीगेटेड लीफ जो होती है, कौन सी लीफ,
वेरिकेटेड, मतलब कहीं पे क्लोरोफिल है और कहीं पे क्लोरोफिल नहीं है। उसमें जहां पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे खाना बनेगा, जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे स्टार्च नहीं होगा, वहां पे खाना नहीं बनेगा। कैसे टेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले इसको बॉईल करेंगे वाटर में, देन बॉईल करेंगे अल्कोहल में। अल्कोहल में डायरेक्ट बॉईल नहीं होगा, बाय द हेल्प ऑफ स्टीम बॉईल होगा वहां पर, क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल होता है। आफ्टर दैट बॉईल होने के बाद हम इस पे आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर आएगा। आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ देगा? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के साथ। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल इज द नेसेसरी रॉ मटेरियल या नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? पोर्स, लीफ में पोर होते हैं, दैट इज साइड टू बी स्टोमेटा, उसी के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा हर बार ओपन नहीं रहते हैं, स्टोमेटा के आसपास होते हैं गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा के आसपास क्या है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में जब पानी भरता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। वहीं पे वाइस वर्सा, गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे? श्रिंक। श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोज। ठीक है, here we have completed the topic of photosynthesis almost, and it is said to be about the activity of CO2. अब यहाँ पे क्या करा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जहाँ CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी वहां पे खाना नहीं बनेगा, मतलब इस प्लांट में स्टार्च नहीं बनेगा। वहीं पे यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्च बनेगा। तो इससे पता चल गया कि CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे साथ साथ बताया गया कि नाइट्रोजन भी तो चाहिए। क्या सिर्फ प्लांट, जैसे दाल बन रही है, दाल से प्रोटीन मिलता है आपको। प्रोटीन कैसे बन रहा है प्लांट में? फिर प्रोटीन बनता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? फिर प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं सोइल से, बट डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो कन्वर्ट किया जाता है पहले इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में आप कहोगे हमने पढ़ा था क्लास 7th में, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया भी करता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है रूट्स के साथ। बट एक और भी बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास, जो फ्री लिविंग है, मतलब उनको किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स के अपटेक के लिए। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपको अच्छे से सारा टॉपिक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू स्टार्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ पे दो मैंने इक्वल भाग में बांट दिया। हमें ये तो पता है कि हेटेरोट्रॉफिक दूसरों पे डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो। ठीक है, अब वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स बताए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइप में आपको बताया गया कुछ ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग बॉडी के ऊपर रहकर उससे खाना लेंगे। एग्जांपल फंगी हो गए। फंगी के भी एग्जांपल दे दिए आपको। ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर फंगी आती है। ईस्ट, खमीर होती है। और मशरूम, जो दलदले एरियाज में ग्रो करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिया ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक में? सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पार्ट आपको बताया गया पैरासिटिक के, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहकर उनसे खाना लेते हैं विदाउट किलिंग देम। उनको किल नहीं करते बट हार्म करते हैं। ठीक है, उन्हें हार्म करके उनसे खाना लेते हैं, या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे लाइस, जैसे कि लीच, जैसे कि वहीं पे एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल है हमारे पास कसकट। आपने क्लास 7th में पढ़ा भी है। येलो कलर की अमरबेल जिसे हम बोलते हैं, वो ग्रीन ट्रीज के ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखी ये टेपवर्म्स ये बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, जिसमें होलसम फूड लिया जाता है, पूरा का पूरा फूड, सॉलिड फूड इनटेक किया जाता है थ्रू द ओपनिंग। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में ओपनिंग क्या है? माउथ। तो उसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। तो हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स बताए मैंने आपको अभी, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। होलोजोइक में ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है हमारे पास अमीबा। तो अमीबा का आपको यहाँ बताया गया ये फूड पार्टिकल है। ध्यान से देखेंगे ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, फूड पार्टिकल को कवर कर लिया किसने? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया ने। ठीक है, जैसे ही कवर कर लिया तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? फूड वैक्यूम। इसके अंदर क्या है? कुछ एंजाइम्स है। इस एंजाइम से क्या होगा? डाइजेशन हो जाएगा। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? फास्ट कर देते हैं डाइजेशन की प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद सारा फूड मिक्स हो जाएगा साइटोप्लाज्म में और वेस्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेशन। इस तरह से 5 स्टेप्स हो गए। होलोजोइक में जनरल आप 5 स्टेप्स देखेंगे। इजेशन, खाना लेना, डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करवाना, एब्जॉर्प्शन,
उसका ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद उससे एनर्जी लेना, एसिमिलेशन, और वेस्ट को बाहर निकालना, इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप जनरल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम स्टार्ट करते हैं द फूड वी इंजेस्टेड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो भी हम खाना खाते हैं वो नेचर में कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो सबसे पहले इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। कैसे करेंगे, एंजाइम्स की मदद से करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स को क्या बोला गया, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बॉडी में, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो सलाइवा कंटेन, सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। याद रखेंगे इसका नाम आप, सलाइवरी अमाइलेज। इसका दूसरा नाम टाइलिन भी होता है, TYLIN। ठीक है, ये टाइलिन एंजाइम भी होता है हमारे पास। ठीक है, इसका काम क्या होता है हमारे पास, इसका काम क्या होता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा। स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देगा और उसके बाद जो टंग होगी वो टंग अच्छे से सलाइवा और फूड को अच्छे से मिक्स करेगी। ठीक है, तो इस तरह से टंग का ये काम होगा। टंग का हेल्प फॉर्मेशन में भी होगा, टंग का हेल्प टेस्ट में भी होगा। उसके बाद टीथ का नहीं बताया गया यहाँ पे। टीथ का काम क्या होगा, अच्छे से खाने को चबाने में, फिजिकल डाइजेशन में भी उसका मदद रहेगा। आफ्टर दैट वी विल सी दैट, उसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होगा, जैसे देखो खाना आएगा, यहाँ पर खाना आएगा तो ये एक्सपैंड मतलब ऐसे हो जाएगी। इस शेप को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करना। फिर सेम ऐसे हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे हम, रिलैक्स करना। तो इस तरह से ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहेगा। इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ, माउथ में डाइजेशन हो गया। और ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, जस्ट पास आउट होता है हमारा जो फूड है माउथ से स्टमक के पास, माउथ से स्टमक के पास। कौन सी मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे कि स्टमक में क्या होता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक की लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा क्या निकाले जाते हैं, 3 चीजें निकलेंगी। यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पैप्सिन और म्यूकस। सबका अलग अलग काम है, याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होगा, मीडियम को एसिडिक बनाना और एंजाइम को एक्टिवेट करना ताकि वो डाइजेस्ट करवा पाए किसको, प्रोटीन को। और म्यूकस का काम क्या होगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एक्शन ऑफ एसिड से बचा के रखना। ठीक है, इस तरह से हमारा आपको स्टमक समझ आ गया, क्लियर है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास खाना पहुंच जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफली बताया गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवर में ज्यादा लंबी है और कार्निवर में कंपैरिजन में, क्योंकि हर्बीवर्स क्या खाएंगे, घास। घास में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवर्स में लंबी है और कार्निवर्स में छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद जो खाना आया था वो कैसा मीडियम था, उसका एसिडिक मीडियम था, है ना। तो हमारे पास लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस। लीवर से बाइल जूस आएगा। उसके 2 काम होंगे, देखो, एक तो फैट को तोड़ना। ठीक है, फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और साथ में ही मीडियम को क्या बनाना, अल्कलाइन बनाना। ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना फैट को, मीडियम को अल्कलाइन बनाना। फिर पैंक्रियाज का जूस होगा और इंटेस्टाइन का जूस होगा। दोनों के अलग अलग एंजाइम है, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है। इनका काम क्या होगा, इंटेस्टाइन में जूस के भी एंजाइम्स होंगे। इनका काम क्या होगा, कंप्लीट प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करवाना, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, और फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करवा देना। इस तरह से डाइजेशन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो जाएगा बच्चों, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, देखो, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो अब देखो मैं बताऊँ, ये सरफेस एरिया ज्यादा है कि ये सरफेस एरिया ज्यादा है, ये सरफेस एरिया ज्यादा है। इसके आसपास से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा किसका, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स में। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो विलाई होते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। इससे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उससे एनर्जी ले लेंगे, और लास्ट जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा उससे वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, वो एनल स्पिंचर के द्वारा, एनस के द्वारा रिलीज आउट कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया है
किसके बारे में? डेंटल कैरियर्स के बारे में। जैसे कि दांतों में अगर खाना लगा रह जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो जो फूड है बैक्टीरिया के द्वारा एसिड में कन्वर्ट होगा, और उस एसिड से क्या होगा हमारे पास, उस एसिड से ही क्या होगा हमारे पास सारा का सारा जो ब्रेकडाउन है डेंटल कैरियर्स का, इनेमल की लेयर है वो टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे डेंटल कैरियर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन में सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको ध्यान से समझना है इस पिक्चर के बारे में। क्या बताया गया इसमें आपको, एयर बीइंग पास थ्रू द लाइन वाटर। जैसे लाइन वाटर में से हमने अपनी छोड़ी हुई हवा को छोड़ा तो लाइन वाटर मिल्की हो गया। लाइन वाटर क्या होता है? CaOH वोल्टोइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी होता है ये। ठीक है, इसमें जैसे ही हमने अपनी एक्सेल लेयर छोड़ी तो जिसमें CO2 रिएक्ट होगी, जिसमें CO2 रिएक्ट करके क्या बनाएगी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, जिसकी वजह से कैसी अपीयरेंस आती है, मिल्की अपीयरेंस आती है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है। लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप देखेंगे CBSE बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो here we have completed nutrition from the NCERT and in this video also we will complete the respiration. ठीक है, so we will start the respiration. अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। We will start the respiration. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो क्लास, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, ब्रेक डाउन होगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट में। ये जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, अच्छे से CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, 38 ATP बनेगी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एनर्जी करेंसी बनेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है, फर्दर पाइरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस ईस्ट में होती है और ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। वहीं पे अगर ऑक्सीजन नहीं मिले ह्यूमन बीइंग्स में तो वहां पे पाइरुवेट, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट होगा हमारे पास, कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बन जाएगा हमारे पास सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वहीं पे अगर वहीं पे उसको नहीं मिली तो वहां पे क्या बनता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और ईस्ट में जो इथेनॉल बना था वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको दिखाई भी गई है प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ग्लूकोज 6 कार्बन का। ठीक है, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन नहीं है, ईस्ट में इथेनॉल 2 कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बन गई। यहाँ पे एनर्जी करेंसी में सिर्फ क्या बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल में लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, एनर्जी बन गई, 2 ATP बनती है। और अगर ऑक्सीजन मिल गई तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल बोलते हैं इसको, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कितनी एनर्जी बनेगी, 38 ATP एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ कंप्लीट होता है ये रेस्पिरेशन के बारे में। यहाँ पे आपको बताया गया ATP एनर्जी करेंसी है, जब ATP और ADP में टूटता है तभी जाके एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हमने दोनों टाइप्स भी देख लिए, एरोबिक और एनारोबिक। यहाँ पे आपको बताया गया है अच्छे से डिफरेंस के बारे में। और ये साथ साथ बताया गया कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वेटिक में ज्यादा होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो कम है, तो इसलिए कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो फिशेस में जल्दी रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपको पैसेज के बारे में बताया गया कि रास्ता क्या रहेगा। सबसे पहले हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से फिर नेजल कैविटी से फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड देन ट्रैकिया, ट्रैकिया टू एल्वेलाई, ट्रैकिया टू ब्रोंकिया, ब्रोंकिया से ब्रोंकियोल्स, छोटे छोटे टिब्यूल्स, उसके बाद लास्ट रहेगा एल्वेलाई। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टोरी दिखाया भी जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो नोज है, नोज में क्या रहेगी, नेजल पैसेज आएगी। ठीक है, नेजल पैसेज से ये क्या रहेगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया में देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करेगी। 2 में बट गई, इसे क्या कहेंगे हम, ब्रोंकिया ही कहेंगे। ठीक है, आगे ये और छोटे छोटे ट्यूब्स में बट गई तो इसे क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और आखिरी में जो फिल्ड गोल स्ट्रक्चर्स होंगे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उन्हें क्या कहेंगे, एल्वियोलर सैक कहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एल्वियोलाई की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिल पाता है, उसके आसपास ब्लड वेसल्स होती है, उसी से यही मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है। इसी के द्वारा एक्सचेंज का गैस होता है ब्लड के साथ और लंग्स के साथ। मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड के द्वारा, और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, प्लाज्मा के द्वारा। Here we have completed the topic respiration. So today we will, and here's the in-text questions also. You have to do in-text questions also with the
ओनली वीडियो, जैसे ही आपकी वीडियोस चल रही है, जैसे ही आपको बुक चल रही है, आपकी एजुकेशनल कंटेंट चल रहा है, वैसे ही वैसे आपको साथ साथ ही ये क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करनी है, ताकि आपका सिलेबस ना रहे, आपको अच्छे से सारा कंप्लीट हो जाए. So here we are completed from the NCERT, nutrition and respiration. In next video we will complete the transportation and excretion from the NCERT. And thank you. अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. Thanks.